हेलो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम वंस अगेन ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांतु। अगेन एक बार फिर से वेलकम इन द रिफ्रेशिंग एंड रिवीजन सीरीज ऑफ एसएस क्लासेस। ठीक है जी। आज जैसे कल पढ़ा था हमने सिविक्स का रिवीजन किया था, है ना। सिविक्स का रिवीजन में लेक्चर 1 हो गया था, जो हमारा चैप्टर था पावर शेयरिंग। आज उसी सीरीज में लेक्चर नंबर सेकंड, जैसे चैप्टर देख रहे हो फेडरलिज्म। मुझे लगता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो है हमारे सिविक्स में, दैट इज फेडरलिज्म। एक तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। और जो हमारे रूटीन चीज़ों में भी काम आ सकता है। हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए कि फेडरलिज्म, व्हाट इज द मीन ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। ओके। वैसे भी अगर हम लोग सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हैं, या एक हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ते हैं कि ठीक है इसको तो हमने इसी साल या इसी तक कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, सीखने की क्यूरियोसिटी, सीखना कभी भी वो नहीं है। रोज अगर एक दिन में एक चीज भी अच्छी सीख लेते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं। दिस इज द माई फंडा टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव इन एवरी डे इन माई एवरी डे इन माई लाइफ। तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ कि हाँ, अगर आज मुझे कुछ अच्छा नया समझ आ गया तो मुझे लगता है वो दिन का जो है मोमेंट कैप्चर हो गया, वो दिन का मूल्य बन गया, मूल्य अमूल्य हो गया कि हाँ मेरे को आज इसके चीज़ के बारे में पता लगा था। लेट से मैंने आज एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए सोच लिया, आज मैंने फेडरलिज्म के लिए पढ़ लिया, मैंने एक नया वर्ड सीख लिया, कोई करंट न्यूज़ देख ली। तो ये चीज़ आप में बनी रहनी चाहिए, बिकॉज अभी 3 to 5 years और पढ़ना है। ठीक है ना। बड़ी बड़ी अब तो जैसे 11th 12th में हो जाओगे तो कुछ बहुत ज़्यादा सिस्टम है, एक्सप्लोरेशन का टाइम आ जाएगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो कि सीखने की कभी कला नहीं मरनी चाहिए। ठीक है ना। नॉट गो विद फ्लो, गो विद फ्लो कि सीखते रहो, फ्लो के साथ बने रहो, बट जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना उस चीज को हम लोग ग्रैब कर लेते हैं, उतनी मतलब कहते हैं ना वो बढ़ती, हंगर बढ़ती जाती है, बस वो चीज है। ठीक है। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फेडरलिज्म, द जर्नी ऑफ फेडरलिज्म, चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स। मुझे अंदेशा है कि इस चैप्टर में से कुछ एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब पिछले लेक्चर में जो चीजें बताई कि 4 से 5 है, इस चैप्टर में एमसीक्यू तो अनलिमिटेड हैं। सिंपल सी बात, अनलिमिटेड एमसीक्यूज के साथ साथ ये चैप्टर चलेगा। और इसमें 4 to 3 2 मार्क्स वाले भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। 4 5 मार्क्स वाले मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा, वो उसको नोट करते रहना। ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छी विशेस, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलो, ये हम यूज करते हैं, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये है हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। ये बनी थी 1921 में और इसी 1927 तक खत्म हुई। इसके 2 आर्किटेक्चर थे, वो देखना कौन थे। इंट्रोडक्शन में वी विल फोकस ऑन द पावर शेयरिंग रेफर्ड एज फेडरलिज्म। वी बिगिन द डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। ये तो सिर्फ हुआ है। पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ चुके हैं हम सभी लोग। पावर शेयरिंग में हमें पता लग गया 2 केस स्टडीज थी, केस स्टडीज थे 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद उसमें था व्हाई वी नीड ऑफ पावर शेयरिंग, हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। फिर उसमें वो था कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है और वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, उसमें वो चीज़ पता लग गई। तीसरे नंबर पे ये हो गया। चौथे नंबर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको, प्रेशर ग्रुप्स का बना के दिया था, जो आपके ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। आज उसका फाउंडेशन हो गया पावर शेयरिंग का, आज उसका हम पूरे का पूरा आगे पूरा आर्किटेक्ट खड़ा कर देंगे। ठीक है ना। तो ये उस चीज़ पे बेस्ड है फेडरलिज्म। माने अगर कुछ बच्चे जब मतलब वो डिग्रीज कर लेते हैं, या कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एनडीएज के लिए जाते हैं, या कुछ बच्चे किसी कंपटीशन में जब एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ ये चैप्टर्स और इसकी थ्योरीज काफ़ी वो होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। टुवर्ड एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू लोकल गवर्नमेंट एंड अ न्यू थर्ड टीयर ऑफ द इंडियन। हाँ जी, भारत थर्ड टायर का मतलब है थर्ड लेवल। ये एंड में बताया जाएगा। मैंने वो कल भी बताया था कितने टायर ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। भारत में जो सरकार है वो 3 तरीके की होती है। एक तो यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और एक आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज में। ठीक है ना। दैट इज फॉर द रूरल सिस्टम एंड दिस इज फॉर द
अर्बन सिस्टम, ठीक है। एंड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज लॉर्ड रिपन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1880 टू 1884, वो वहां पे वाइसरॉय थे। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज के फादर की, तो वो हमारे जो हैं वो बलवंत राय मेहता। दोनों क्वेश्चंस में अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो भाई वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। 20 पहले रीड कर लेते हैं, ये कुछ चीजें बताई हुई हैं इन्होंने, ठीक है ना, हमारे लिए। Only 25% of the world 193 country have federal political system. Their citizens make up 40% of world population. Most of the large countries of the world are federations. ठीक है, फेडरल इसका मीनिंग बताइए क्या चीज है। पहले तो फेडरल का मतलब बताइए कि जो यहाँ पे कह रहे हैं 40% ऑफ द कंट्री फेडरल। संघवाद आगे आ जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ये तो टाइप्स टीयर ऑफ गवर्नमेंट बता दिया, टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो मैंने बता दिया, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बता दिया। आगे आएगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट है जी और फेडरल गवर्नमेंट है जी, ठीक है ना। और इंडिया में कौन सी है, भारत में, नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये चैप्टर जरूर देखें, जरूर पढ़ें, इसमें काफी सीखने को बहुत कुछ है भाई, रिवीजन के पर्पज से भी और वैसे भी। ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग गवर्नमेंट का क्वेश्चंस हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी भी है एंड फेडरलिज्म भी है। इंडिया में कौन सी प्रिवेलिंग है, पढ़ाया जाता है फेडरल, बट आगे जाके ये बोनेंजा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूंगा, व्हाट टाइप गवर्नमेंट इन इंडिया इज। चलो कहना लेट अस बैक टू द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस चैप्टर। बेल्जियम का पढ़ लिया। वन ऑफ द की चेंजेस वहां पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव द पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चेंजेस हुए, बेल्जियम में जो भी चेंज हुए, तो वहां पे साथ में पावर शेयर किया गया ना, तो फेडरलिज्म भी इसी का एग्जाम्पल है। यूनिटरी मीन्स वन सुप्रीम गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब क्या हुआ, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पहला टॉपिक है। यूनिटरी मींस वन सुप्रीम गवर्नमेंट, ठीक है भाई, ठीक है। फेडरल सिस्टम में हम ये बोल देते हैं, इन पंजाबी च बोलते हैं संघवाद, हिंदी में बोलते हैं संघवाद। संघवाद सिस्टम में फेडरल में 2 लेवल पे गवर्नमेंट हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट और एक सुप्रीम गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। बट हम लोग तो इससे भी ऊपर चले गए, हमारे पास तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, ठीक है। यही इसी पेज पे समझ लो, उसके बाद रिवीजन या रीडिंग रह जाएगा, वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी लेक्चर का क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी नहीं कि बहुत बड़ा बना देंगे तो अच्छा होगा। सेम एज अगर छोटा लिखेंगे तो राइटिंग्स में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं नंबर, छोटा नहीं मतलब इफेक्टिव लिखेंगे। यूनिटरी वन सुप्रीम गवर्नमेंट तो वो सेंट्रल लेवल पे होगी, जो सुप्रीम लेवल गवर्नमेंट होगी वो तो सेंट्रल लेवल पे होगी, वही वहीं पे काम करेगी। संघवाद फेडरल सिस्टम में क्या होगा, 2 लेवल पे गवर्नमेंट होगी, इंडिया में 3 लेवल पे है। और पैरिटी बनाने के लिए कि सबको किसी का नुकसान ना हो, ठीक है ना, एक छोटे पॉइंट की बात करें। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ट्रू फेडरल की बात करूं या ट्रू यूनिटरी में तो एक ही गवर्नमेंट है, बाकी जो जितनी भी 28 स्टेट्स हैं या 50 स्टेट हैं या 60 स्टेट हैं, वहां पे सिर्फ सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं और वो ही अपनी प्रॉब्लम्स सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहे थे, मतलब उनका दायरा बहुत बड़ा है। हमारे इंडिया में फेडरल को चूज किया और उसके साथ स्टेट की गवर्नमेंट है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट 28 स्टेट्स हैं तो 28 गवर्नमेंट्स भी हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज की में भी गवर्नमेंट है, वहां पे विधानसभा है, ठीक है। हमने टाइप्स में भी दोनों अपनाए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, और टियर लेवल भी, तीसरा लेवल भी क्रिएट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ट्रू फेडरल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत कम वो होता है कि इंटरफेरेंस कम होता है। इंडिया कौन से की एग्जांपल है, इंडिया यूनिटरी की एग्जांपल नहीं है, ठीक है जी, इंडिया फेडरल की अब पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली मैं ये सिंपली कहता हूं इंडिया इज नॉट ट्रूली फेडरल, इंडिया इज क्वासी फेडरल, इंडिया इज सिंपली कॉल्ड एज क्वासी फेडरल, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्वासी फेडरल सिस्टम है, इट्स नॉट ट्रूली कॉल्ड, हम लोग ये नहीं कहते कि भारत जो है वो फेडरल है, इंडिया क्वासी फेडरल सिस्टम में है। एक्चुअली ये किसी क्रिटिसाइजर्स ने ही भारत के लिए कहा था, मैंने पहले ही बता दिया इंडिया इज क्वासी फेडरल, ये मैंने बड़ी मुश्किल से बताया था बच्चों को, बहुत मुश्किल से समझाया कि इस चीज को लिखो, नहीं नंबर कटेंगे,
आईसीएसई और सीबीएसई में थोड़ा सा फर्क है। आईसीएसई की बुक में ये बुक वर्ड है, हमारे यहाँ पे सीबीएसई की बुक्स में ये नहीं है। इंडिया इज नॉट ट्रूली फेडरल, इट फॉलोज द क्वासी फेडरल, बिकॉज यहाँ पे सेंटर सुप्रीम गवर्नमेंट भी है और वो स्टेट गवर्नमेंट को, कहीं गवर्नर्स हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक वॉच डॉग बन के बैठी हुई है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना वॉच डॉग के बारे में। तो वो उस चीज़ के लिए वो की जाती है, क्या नाम है, तो वो वैसे ही हैंडल करती हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट का कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरीके से उनको हैंडल कर सकती है। तो यही एक चीज है, ध्यान रखना इस चीज का। इंडिया इज क्वासी फेडरल, नॉट ट्रूली फेडरल। तो बेल्जियम के केस पे वापस आए, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये पिछले लेक्चर में नहीं बताया, अब इसको साथ साथ करके समझो। ये दोनों लेक्चर जो बच्चा लगाएगा उसके लिए बहुत ज्यादा वो तैयार हो जाएगा एक बेस। तो बेल्जियम ने क्या कहा, यूनिटरी गवर्नमेंट से वो किस चीज में आ गए, बेल्जियम वाले कन्वर्ट कर जाते हैं सिविक उसमें, फेडरल में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, डन हुआ, ऊपर समझ आ गया। यूनिटरी वन सुप्रीम गवर्नमेंट, और स्टेट्स में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, पर इंडिया में एक तीसरा सिस्टम है क्वासी फेडरल। फेडरल उसमें क्या है, इंडिया को क्वासी फेडरल इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल लेवल का, सिटीजनशिप सिंगल है, हम ड्यूल सिटीजनशिप में नहीं रहते। दूसरा पॉइंट, अब ये क्वेश्चन भी तो बच्चों के मन में आ सकता है ना कि सर आपने कह दिया पर ट्रूली ये नहीं बताया कि इंडिया क्वासी फेडरल की एग्जांपल क्यों है। तो भाई लोग, क्वासी फेडरल की एग्जांपल हम इसलिए हैं क्योंकि सिटीजनशिप सिंगल है, ड्यूल नहीं है। कोई भी रूल बनाए जाते हैं, कोई बॉर्डर पे अगर कोई भी फोर्स है तो वो सेंट्रल की है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत ज्यादा है, सेंट्रल स्कीम्स इवन आल्सो अप्लाइड इन स्टेट, सॉरी सेंट्रल स्कीम्स इंडिया में बहुत ज्यादा अप्लाइड होती हैं। हम लोग एक धक्के से यूनिटरी फॉर्म को फेडरल बना रखा है, एज सेम एज द वर्ड्स ऑफ एनी क्रिटिक्स। एक ग्रेनविले ने कहा कि तुम लोग भी यूनिटरी में रहते हो, बट एक धक्का कर रहे हो, भी पुश कराया हुआ भी, हाँ हम लोग दुनिया को दिखा रहे हैं फेडरल। सो यूनिटरी पावर इंडिया में फेडरलिज्म होते हुए भी यूनियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावर होल्ड करती है। श्रीलंका, इट्स यूनिटरी सिस्टम, नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल दी पावर्स। तमिल लीडर वांट श्रीलंका वो बने, तो ऐसा नहीं बन पाया। व्हाट इज फेडरलिज्म? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअली अ फेडरलिज्म, a federation has the, sorry इसको कहाँ किया जाए, usually a federation has the different levels of the government। चलो ठीक है जी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। लो जी, ठीक है, हम आ गए इस पे। चलो, तो व्हाट इज फेडरलिज्म? कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स के लिए आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है ना। चलो, फेडरलिज्म में क्या चीजें आई, अब देखो ये है आपकी डेफिनेशन। इसमें पहली ही जो स्लाइड्स हैं उसमें दो तीन चीजें समझ लो तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रीडिंग का ही पोर्शन है, मैं एक्सप्लेन जितना मर्जी ज्यादा करी जाऊं, ठीक है ना। चलो, तो ये रहा फेडरलिज्म जी। शेयर पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसमें 3 लिस्ट की बात भी आ जाएगी, इंडिया में भी वही चीज है, ठीक है ना। व्हाट इज फेडरलिज्म, और इसके साथ क्वेश्चन क्या ऐड होके आएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। बोथ फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई, दोनों के लिए एक जैसी चीज है। व्हाट इज फेडरलिज्म एंड टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, सिंपली दैट्स इट। सिंपल बात, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ विच गवर्नमेंट इन पावर इज डिवाइडेड। सरकार की पावर को बांट दिया गया, जो बेल्जियम चाहता था, श्रीलंका ने नहीं चाहा, पर तसिनलीज चाहते थे कि यूनिटरी रहे, वो तमिलियन नहीं चाहते थे। हो गया ना बात। तो फेडरलिज्म में बांट दी गई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रीजनल गवर्नमेंट के साथ एग्री कर लिया, ठीक है भाई तेरी भी सरकार। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ फेडरल, इसमें 2 वर्ड ऐड ऑन कर लो, कमिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम, होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम। हो गया 4 नंबर का। और इसमें होल्डिंग टुगेदर इज फॉलोड बाय इंडिया, ये लाइन लिखोगे एक एक्स्ट्रा बोनस का पॉइंट मिल जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं रह गया। कमिंग टुगेदर क्या है, अलग अलग स्टेट्स थी वो एक जगह पे यूनाइट कर देती हैं। और इंडिया में क्या है,
पहले ही एक सिस्टम था और स्टेट की रीजनल गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, मतलब सरकारी सिस्टम तंत्र है। आगे आएगा वर्ड तो उसमें करते हैं। यूजली अ फेडरल हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, usually responsible for few subject common national interest. Government for the level of provinces, state that look after much of the day to day administration their state. Both these level of government enjoy the power independent to the other. ये है तुम्हारा फेडरलिज्म। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन। वन क्वेश्चन, व्हाट इज फेडरलिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। दूसरा क्वेश्चन, उसकी इतनी एग्जांपल के साथ बताओ कमिंग टुगेदर क्या है, होल्डिंग टुगेदर क्या है, आगे आ जाएगा वहां पे बता देंगे। थर्ड नंबर पे आ गया, उस पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, वो पूरे सारे सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सब्जेक्ट की बात आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन का 7th नंबर शेड्यूल देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का 7th नंबर शेड्यूल अगर हम देखते हैं तो उसमें सिंपली लिखा है कि पावर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। पावर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। वो कौन सी 3 लिस्ट हैं? वो हम सब ने पढ़ी होती हैं, सिर्फ याद करने की बात है, हम रिटेन करना नहीं सीखते। उसमें है, पहली आती है यूनियन लिस्ट, दूसरे नंबर पे आती है स्टेट लिस्ट, तीसरे नंबर पे आती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट ये सब्जेक्ट या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जो सेंटर ओन करता है, सेंटर होल्ड करता है, वो यूनियन लिस्ट में आएंगे। जैसे रेलवेज डन, banks, post office, government for the entire country that is usually responsible for few subject of common national interest। सब्जेक्ट्स का मीनिंग बता दिया। भारत में भी पावर्स डिवाइडेड हैं क्योंकि फेडरल है भाई, तो पावर्स डिवाइड की गई बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 3 लिस्टें बना रखी हैं हमने। वैसे तो एक चौथी लिस्ट भी होती है, वो मैं अक्सर पढ़ा देता हूं। चौथी लिस्ट में कौन कौन से होते हैं, ये भी डेली एक्टिविटी है, गिरना ही है। 4th में कौन सी है, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूरी पावर्स। आगे सब कुछ आएगा, यहां जितना एक्सप्लेन होता है कर लो, बस साथ साथ समझ लेते हैं, लिंक होती रहती है। सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट, कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो डिपार्टमेंट्स या जो सब्जेक्ट्स पे चैलेंज कौन कर सकता है, द चैलेंज ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, अगर ये ना भी लिख के आए, सिर्फ यूनियन लिस्ट के नीचे ये लिख दिया कि ओन्ड बाय सेंटर, रेलवेज एंड तुम्हारा पोस्ट ऑफिस, भाई फ्लो चार्ट है। फिर से बात वही आ गई, मैं ये बार बार कहता हूं, सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, फ्लो चार्ट के साथ आंसर रिप्रेजेंट करो। 1 नंबर तो वैसे है और 1 नंबर खुशी का है कि क्या बात है। टीचर का भी तो बोर्ड बर्डन कम हो रहा है ना, उसको भी लग रहा है भी वाह वाह वाह, इसने अच्छे से पढ़ा है कहीं, और वो वेदांतु से पढ़ा होगा फिर, ठीक है ना। और स्टेट लेवल में जो पॉलिसीज, जो स्कीम्स, जो वेलफेयर सिस्टम या जो भी सब कुछ पॉलिसीज प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे स्टेट में आते हैं, जैसे एक्साइज। फिर पुलिसिंग सिस्टम, कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों बैलेंसिंग होके काम करते हैं, दैट सिंपली केम अंडर दी कंकरेंट सिस्टम। एंड कंकरेंट लिस्ट के लिए एक और एमसीक्यू स्टाइल क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये कहां से ली गई, ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो की थी। कंकरेंट लिस्ट कहां से बोरो की थी, ऑस्ट्रेलिया से। यूनियन लिस्ट कहां से बोरो की थी, 1935 के एक्ट से। फेडरल लिस्ट कहा जाता था, इसे प्रोविंशियल लिस्ट कहा जाता था। आई रिपीट, ऑल दीज सिस्टम, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, 1935 के एक्ट, जिसको हम अपना गोल्डन एक्ट बोलते हैं, हम उसे फाउंडेशन बोलते हैं भारतीय स्ट्रक्चर की, सारे सिस्टम की। तो वहां पे इस लिस्ट का नाम ही, ओल्ड नेम यूनियन लिस्ट का नाम क्या था, फेडरल लिस्ट। और तुम्हारा स्टेट लिस्ट का क्या नाम था, स्टेट लिस्ट इज कॉल्ड एज प्रोविंशियल लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया, दैट्स इट, बात खत्म। इस स्लाइड को नोट कर लो, 10 नंबर स्लाइड है, इसमें आधा चैप्टर का कंसेप्ट बता दिया। ओके, तो वो सब्जेक्ट का मीनिंग बता दिया, कौन से शेड्यूल में पावर्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट, कौन कौन सी हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो अपनी अपनी पावर एंजॉय करते हैं, 5 साल इलेक्शन लड़ते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, फिर वो गुम हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, लो जी, ये चीज पहले ही बता दी गई है, आपने सिर्फ लर्न करनी है। सिर्फ दिस ऑल द स्लाइड्स, मैंने ये चैप्टर स्लाइड्स पे नहीं पढ़ाना था, ऐसे पीपीटी स्टाइल जो भी इसे बोलते हैं, वो खुद लिखता तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता, ऐसे फटाफट से समझी जाओ और काम खत्म करते जाओ।
आइदर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट एट द सेंटर। मैंने एक वर्ड बोला था सेक्रेटरीज, मैंने सिंपली एक वर्ड बोला था दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरीज, तो भाई हो गया फिर। Difference between federal and unitary government, either there is only one level of government and sub units are subordinate to the central government, that's it। तो फिर central government can pass on order to the provincial or the local government, yes। local government ये क्यों लिख रहे हैं, पूरी दुनिया में नहीं लिखा जाता भाई, हमारे यहाँ पे लिखा जाता, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो 3 है, जिसको तुम लोग टायर बोलते हो। वो कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलएसजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर हुआ बात, समझ आया, इसलिए लिखा गया। सो गवर्नमेंट सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसके अंडर है, वो बताएंगे हाँ इधर क्या हो, कैलिफोर्निया में क्या हो गया, इधर नाबा में स्टेट में क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर बारादरी स्टेट में क्या हो गया, तो ऐसी चीजें चलती रहती। ठीक है ना, बड़ी बुक्स में एलेबोरेशन के साथ लिखा होता है कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन यूनिटरी में गवर्नमेंट है, वो एक सिस्टम को लॉन्च करके तो वो अपने ही बनाए हुए सेक्रेटरीज को अपॉइंट कर देती है, या किसी भी ब्यूरो उसको, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ओके डन, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। फेडरल सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, ट्रू फेडरल है, इंडिया में नहीं है, इंडिया इज नॉट ट्रूली फेडरल। ये भाई यहाँ पे ना लिखा नहीं जाता, मैं भूल जाता हूँ टेक्नोलॉजी को। ट्रू, इन ट्रू फेडरल सिस्टम, इसको ऐड करो, दे रेड पेन मैंने तुम्हारे लिए यूज किया, रेड पेन इसीलिए यूज किया कि ट्रू फेडरल सिस्टम में इंडिया जो है दैट इज नॉट ट्रू, ट्रूली फेडरलिज्म, भारत ट्रूली फेडरलिज्म नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, इन स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लिस्ट इट्स ओन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भगवंत मान को जरूरत नहीं है किसी को आंसर करने की, है गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंटर की तरफ से टू कीप मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, ही इज जस्ट, हम क्या बोल सकते हैं, एक लिंक करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद, मतलब उसमें, और प्रेसिडेंट को साहब को भी बता सकते हैं, तो ये चीज है फेडरलिज्म। ये चैप्टर धमाकेदार है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज, रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट पावर इज ऑन, वो बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी। यार ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, ये अब होगी दूर, ठीक है, इतने से बड़े आराम से दिख सकता है ना हमको। चलो, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी पीपल, दोनों गवर्नमेंट लोगों को एक अलग अलग तरीके से क्या है आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों जो गवर्नमेंट हैं वो लोगों को बड़े इजीली आंसर करेंगे। 2 मिनट दो, बस बहुत है, इजीली दिख रहा है। चलो, इन फेडरल सिस्टम तो ये क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, तो ट्रूली फेडरल है। इंडिया में इट्स नॉट फेडरल, इंडिया कौन सा है, इंडिया में हम लोग बात करते हैं इंडिया इज क्वासी फेडरल। एक्चुअल में हम लोग यूनिटरी ही हैं, बस एक पुश कर रहे हैं, धक्के से बना रखा है बताने के लिए कि 28 स्टेट्स हैं जी, 28 स्टेट्स में हमारे पास क्या है, अलग अलग सरकार है। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, देर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे लिए ये लाइन हमारे लिए ऐड की गई। डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गिवन द सम सिटीजन बट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज फॉर ऑन ज्यूरिसडिक्शन, पैरिटी बनाने के लिए है, जितना सरकार इजीली ग्राउंड लेवल तक पहुंच सकती है, दैट इज वाई 3rd टीयर क्रिएट किया गया, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, और मैं कुछ ज्यादा नहीं कहता। Each tier had its own jurisdiction in specific matter, legalization, taxation and administration, मतलब उनके लिए एक नया पालिका अपना अपना सबके है, स्टेट, ठीक है जी, सेंटर स्टेट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ये चीज सिंपली है। की फीचर्स, रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, ये उनके ज्यूरिसडिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए बता रखा है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड देता है उन चीजों की। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट टू द अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये सिर्फ रीडिंग पर्पज है, आपको इसको पढ़िए, ये आपके लिए पूरा क्वेश्चन चल रहा है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट, कभी भी कर सकती हैं, हमारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं, एलईजी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ज्यूरिसडिक्शन, तो जो चीजें बता दी हैं वो इसको आप रिवाइज यहां से कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो भी पूरा पूरा बताया हुआ है, वो लिस्ट मैंने बता दी उस लेवल लिस्ट में, और पीछे जाओ तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था,
different government govern the citizen, each has jurisdiction, legalization and taxation plus administration. तो वो उनका सबका है, ठीक है ना. बहुत सारे टैक्सेस हैं वो सेंटर इम्पोज्ड हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं वो स्टेट इम्पोज्ड हैं. तो इट इज सिंपली मेंशन्ड ऑल इन द प्रॉपरली, ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली with effective ranges. Okay, done. तो ये हो गया. Sources, revenue levels of clearly specified reason, purpose. Federal system has a dual objective. This is the main point: safeguard and promote unity of the country. That's it. So question will clear. मुझे लगता है अब हो गया होगा सबका इजी क्लियर. फेडरलिज्म 5 मार्क का क्वेश्चन. ये आगे उसके सिस्टम आ गए, आगे उसका बताया डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म, ये सेकंड क्वेश्चन था. ये पूरे का पूरा यहां से क्लियर हो गया. यही पॉइंट लिखते हो, यू विल गेट इनफ ऑफ मार्क्स और इनफ थिंकिंग है जो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है ना. ये थे की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. तो ये हो गया, क्लियर हो गया जी. और मोटिव दोनों का एक ही है भाई, चाहे ड्यूल ऑब्जेक्टिव है या कुछ है, ठीक है ना. व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. उसके बाद है एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट varies from one federation to another. This balance depends mainly in the historical text, coming together federations and holding together federations. ठीक है ना. coming together ये मैंने पहले बोल दिया था. इसमें से जो लिखने वाली चीजें हैं एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे डेफिनेशन के साथ. कहना कमिंग टूगेदर फेडरेशन इंक्लूड अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ही बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस. इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टूगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. दैट्स इट. बस यही मैंने बताया था ना कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक बड़ा यूनिट बना लेती हैं. दैट इज कमिंग टुगेदर. इकट्ठे होके आ रहे हैं भाई, मैं तेरे पास आ रहे हैं भाई, तू मॉनिटर है कल से क्लास का, हम तेरे को पूरी सपोर्ट करेंगे, हमारी हमारी जत्थेबंदी, हमारी यूनिटी जिंदाबाद. तो वो चीज है सिंपली कॉल्ड एज. फिर दैट बाय पूलिंग सुवर्जिनिटी. सुवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? प्रभु सत्ता. प्रभु सत्ता, ठीक है ना. प्रभु सुत्ता नहीं लिख लेना, 2 दिन हमारे लिए प्रभु जागता ही रहे. सो दैट दे पूलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग द आइडेंटिटी एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. This type of coming together federation, all the constituent states usually have a equal power, are strong the federal government. Clear point? So this is coming together federations. ठीक है, डन. ये आपका चौथा क्वेश्चन है. इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन, देखो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स अलग अलग है. लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स पता लग गए, ठीक है ना. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स पता लग गए. की फीचर ऑफ फेडरलिज्म पता लग गया, फेडरलिज्म पता लग गया. और उसके बाद टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में ये चीज आ जाती है. फेडरलिज्म पढ़ चुके हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स. वो आप कैसे आना चाहते हो, ऐसे आ रहे हैं या आगे होल्डिंग टुगेदर. इसमें कमिंग टुगेदर डिफरेंस में आएगा, इसको स्लाइड करके लिखने का. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म. भारत की एग्जांपल जरूर देनी है, ठीक है ना. उसके बाद होल्डिंग टुगेदर, लार्ज कंट्री ऑलरेडी है, हम लोग थे. टू डिवाइडेड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट. 2 कॉन्स्टिट्यूएंट में हमने अपनी वो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. एग्जांपल ऑफ दिस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. क्वेश्चन का आइडिया और क्या नाम है, बेस, उसके बाद एग्जांपल एंड दिस इज द कंक्लूजन. सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल. आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस. ये मैंने तो पहले ही बता दिया कि उसमें फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल होती है, ठीक है ना. बट हाँ, एक पॉइंट यहां पे भी लिखा था कि वो प्रेशराइज नहीं कर सकती, वो पब्लिक को आंसरेबल दोनों है, ठीक है ना. वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते एक दूसरे को, मतलब लेफ्ट राइट नहीं कर सकते. बट इंडिया में ये सब चलता है. दैट इज व्हाई वी सिंपली कॉल्ड एज वी लिव इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या फेडरलिज्म बट विद क्वासी फेडरल सिस्टम. ये चीज हमेशा याद रखना थोड़ा सा. Often different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special power. बिल्कुल. बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल बजट दिया गया. बजट में उनका थोड़ा पोर्शन ज़्यादा रखा गया. क्यों? क्योंकि उनके साथ कोalition बनाया है. तो 1990 से जो कोalition सिस्टम शुरू हुआ था या जिसके अंदर ये बताया गया था कि गठजोड़ होगा, तो भाई वो ऐसे ही चलेगा ना. ये आप लोगों को देंगे जी, पावर आपको देंगे. आपको कैसे पावर देंगे? ठीक है, आप लोगों को हम स्पेशली किसी न किसी चीज़ में या किसी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व करेंगे. आपकी स्टेट्स को आप बड़ा स्पेशल उसमें बजट में ऐसा अनाउंस करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, डन. आगे चलें. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है ना. इंडिया के साथ ये बार बार मैं कह रहा हूँ क्वासी फेडरल ही यूज करना है वर्ड, ठीक है ना. आई एम कंफ्यूज. कॉल द इंडियन गवर्नमेंट, इज इट फेडरल और सेंट्रल, ठीक है ना.
कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को बात नहीं करनी, हमें कॉल करो, हम बताएंगे। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका, उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। व्हाट का वास्ट कंट्री, सेवंथ लार्जेस्ट है ना कि इंडिया में है, जहां पे रिलीजन बहुत है, भाषाएं बहुत हैं और रीजन्स बहुत हैं। भाषा के आधार पे ही तो सारी स्टेट्स बनी। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को, मोस्टली जितनी ज़्यादा स्टेट्स इंडिया में बनी हैं वो सारी कैसे की कैसे बनी हैं, वो भाषा के आधार पे बनी है। लैंग्वेज इज वॉज द क्राइटेरिया। कोई कभी उठ गया हमारी है जी हम ये बनना चाहते हैं, पहले वो प्रॉब्लम आ गई कि आंध्र प्रदेश दो हमसे, तो वो अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, फिर हमने बहुत सारी स्टेट्स 14 थी, 28 हो गए हम लोग। ओके, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री, सीधा सीधा क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहीं नहीं लिखा। आल्दो डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, ये हमने कभी नहीं लिखा। ओके, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। भारत फेडरेशन के उस पे बेस्ड नहीं है, हम लोग फेडरलिज्म पे बेस्ड हैं। ये है जी कॉन्स्टिट्यूंट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है टू टायर सिस्टम, बट हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, प्लस हम इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे, जिसका आइडिया 1880 से 1884 तक रहते हुए एक वाइसरॉय ने दिया था, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। वो बंदा ही बहुत अच्छा था। अंग्रेजों में भी कुछ ऐसे थे जिनकी रिस्पेक्ट करने का दिल करता है ना, तो ऐसे ही था। और उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो पार्ट होते हैं, रूरल एंड अर्बन। रूरल इज फॉर पंचायत एंड अर्बन इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, डन। टायर को लेवल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट के भी दो टाइप्स हैं, क्या नाम है उसके, हाँ वो बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड टायर्स मोर क्लियरली। प्रोवाइडेड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंटेन थ्री लिस्ट, इसका बता दिया भाई मैंने पहले। थ्री लिस्ट के बारे में पहले ही बता दिया कि जो पावर्स थी, पावर्स डिवाइड की गई, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ थ्री लिस्ट। थ्री लिस्ट कौन सी है, यूनियन, सेंट्रल, यूनियन और सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल, कॉन्करेंट लिस्ट टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द आइडिया ऑफ दैट लिस्ट टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट हैंडल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट में जो वो हैंडल करेंगी, और तीसरे में हमें पता ही है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, यूनियन लिस्ट में जाएंगे। ये सारे के सारे कहां पे चले जाएंगे, यूनियन लिस्ट। वी नीड टू यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये सारी जगह पे एक जैसे रहने चाहिए ना। बैंकिंग सारी जगह पे एक है, कम्युनिकेशन ये नहीं कि एयरटेल वाले पंजाब में 200 का रिचार्ज कर रहे हैं और कहीं और जगह पे थोड़ा महंगा रिचार्ज करें, ठीक है जी। हु कैन मेक लॉज, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ कौन लॉज बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है। सेंटर उस पे ठीक है, थोड़ा सा हम उसको वो करने के लिए कि हाँ इसको थोड़ा और अच्छा बना दीजिए, ये थोड़ी इजी इंटरेस्ट के साथ क्रिएट कर सकते, मतलब हम लोग ओपिनियन दे सकते हैं, लेना ना लेना उनके ऊपर है भाई, ठीक है जी। स्टेट लिस्ट बस बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट जस्ट लोकल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट लिख लो या याद करने के लिए डिपार्टमेंट्स लिख लो, मैंने याद किए। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है ना। रीजन इसके कोई भी लॉज कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। हु कैन मेक लॉज, ये सारे कौन करूंगा, हु कैन मेक कौन जा सकता है, वो द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़े से वो चेंजेस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए ज्यादा पावरफुल है। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री लिस्ट, अच्छा मैंने ये बता दिया, इन एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स। व्हाई डू वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन द कैबिनेट, होते हैं ना, सेंट्रल कैबिनेट भी होती है। मैंने लिस्ट कितनी बनाई थी, सारे कितनी लिस्ट बताते हैं, थ्री लिस्ट होती हैं। मैं एक और ऐड कर देता हूं, दैट इज रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर्स भी होती हैं। रेसिड्यूरी पावर लिस्ट में चौथे नंबर पे आती है, बट लिखता कोई नहीं है, मैं भी नहीं लिखता। रेसिड्यूरी पावर्स, द पावर्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है कुछ पावर, सीधी और सीधी उनके हाथ में ही है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। ठीक है जी, चौथी लिस्ट है, ये होगी यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सॉरी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और चौथी हो गई रेसिड्यूरी। ये फ्लो चार्ट में ही याद कर लेना, पीछे ही बना के दिखा दिया था। कहाँ पे है, ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन लिस्ट, स्लाइड नंबर 10 को चेक करो, स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट, ऊपर लिखा था रेसिड्यूरी पावर। हम आगे हैं 25 नंबर, 26, 27, 28 पे आगे। ये लो जी, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। आगे है ये आपके सामने, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट प्लस रेसिड्यूरी पावर्स हमेशा हमेशा सेंटर के पास ही रहती हैं। वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दियर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। आगे है जी सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखे हुए हैं, concurrent list both central and state government jointly make law, state government has power to make laws, state list, ठीक है ना। यहाँ पे who can make laws लिखा हुआ है, both the union as well as the state government can make। भाई स्टेट लिस्ट पे सिर्फ कौन वो करता है इसको, स्टेट ही अमेंड कर सकता है, ये थोड़ा चेंजेस कर लेना। ओके जी, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में, मैरिज अडॉप्शन सक्सेशन ये सारी उसमें आती हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन आ जाती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं आती, आप पुलिस तक याद कर लेना, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, वो मिसमैच हो गया। आगे है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। इंडिया की एग्जांपल कौन सी है, होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे पावरफुल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, हैं 11 स्टेट्स हैं भाई, सुनते हैं हम लोग ये न्यूज में भी, ये वर्ड्स जरूर सुने जाते हैं। स्टेट सच एज असम, नागालैंड एंड ऑल एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर द आर्टिकल ऑफ 371 से शुरू होते हैं, फिर 371 ए से लेके आगे तक जाते हैं। 10 और 11 स्टेट्स हैं जो स्टेटस, फेवरेट स्टेटस का और स्पेशल जो है स्टेट्स का वो एंजॉय करते हैं स्टेटस। दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली एंजॉयड किस चीज के लिए होती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, इंडिजीनियस पीपल, कल्चर एंड आल्सो प्रेफर, वो ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ के हैं। नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर, ठीक है ना। यस, एक ILP चीज होती है, इनर लाइन परमिट। हम कुछ स्टेट्स में आर्टिकल 19 तो हमें कहता है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी स्टेट में घूम सकते हैं पूरे इंडिया में। कुछ स्टेट में हम वहां की कुछ टम्बलिंग, टर्मोइल या किसी भी और सिस्टम के लिए वहां हम डायरेक्टली नहीं जा सकते विदाउट एनी परमिशन। सो दीज प्लीज लर्न सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट ऑफ सम अदर स्टेट इंडिया एज वेल। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, इंडियन यूनियन विच एंजॉय लिटिल पावर्स, ठीक है ना। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जी 2020 से। 1956 में इंडिया में 14 स्टेट्स थी और 6 यूटीज थी। हिमाचल 1956 में भी यूटी था, हिमाचल 1966 में भी यूटी था, और हिमाचल 71 में क्या बने, स्टेट बने, ठीक है जी। आज के टाइम में 2000 क्या नाम है 19 तक हमारे यहाँ 9 यूटीज होती थी। उसके बाद क्या हुआ, 8 रह गई थी। 2020 में आज हमारे पास कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है ना। 2019 में 9 कैसे थी वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा हो गया था ऑलरेडी 2018 से क्या था, 7 यूटीज का ट्रेंड चल रहा था, एकदम से 2 बन गई। जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में क्या आ गया, वो स्टेट से 2 यूटीज लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बन गई। 2019 में हमारी जो यूटीज की नंबर्स थे वो 9 हो गए। 2020 में दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव को 26 जनवरी के दिन इकट्ठा किया और आज के दिन में ये एरियाज विच बहुत छोटे हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, ये स्टेट नहीं बन सकते, तो मर्ज विद द एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मुमकिन है। ये सारे लिखे हुए हैं जी आपके सामने। सबसे बड़ी जो बाय एरिया सबसे बड़ी जो यूटी है दैट इज लद्दाख है, इसको आप जरूर याद करें। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूटीज। दीस डोंट हैव पावर, इनके पास गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेशल
वो बना देती हैं, पावर्स इन दी रनिंग दीज एरियाज। ये एक रनिंग रीडिंग पोर्शन है, तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, यूटीज का, कई यूटीज में, 8 यूटीज में कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट है और कहाँ कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो डू ऑल दीज थिंग्स इन कमेंट्स। Okay, we also keep in mind the sharing of power between the union government and state government is basic to the structure of the constitution. Not easy to make changes in it. ठीक है ना? तो कई बार कोई स्टेट एग्री करती है या कोई चीज़, कोई स्टेट किसी चीज़ पे एग्री नहीं करती, तो वहाँ पे थोड़ा लॉ मेकिंग है, वो थोड़ा सा चेंजेस वगैरह है, थोड़ी प्रॉब्लम कॉज करती हैं। ये कैसे है? ऑन चेंजेस के नहीं, एनी चेंजेस हैड टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है जी? हमारी पार्लियामेंट का नाम क्या है? हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद है। पार्लियामेंट में होता क्या क्या? मैंने बड़े बच्चों से पूछा, मैंने बहुत बच्चों से पूछा। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा में एमपीज होते हैं, और तीसरे नंबर पे लोकसभा एमपी होते हैं। भाई दिस इज द एक्चुअल फ्लो चार्ट ऑफ पार्लियामेंट। या एक्चुअली पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है ना? तो ये पार्लियामेंट है, यहां पे भी लिख देते हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस इन अरेंजमेंट। तो इसमें क्या है, ऐसे सिस्टम में जहां पे ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको इजी नहीं बना सकते, इजीली हम अमेंड नहीं कर सकते, तो पहले वो अपने उसमें करते हैं, देन रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, जीएसटी। जीएसटी को बनाने के लिए 15 स्टेट्स, 2017 तब हम 28 स्टेट्स ही थी हमारी, 29 स्टेट्स थी सॉरी, है ना, एक स्टेट कम हो गया, तेलंगाना 29 स्टेट था 2014 में, तो फिर J&K कम हो गया था, वो यूटीज में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक चीज को किया, देखा कि इट रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। जीएसटी की एग्जांपल सबसे बड़ी है, तो 15 स्टेट्स ने अगर एग्री कर दिया, हाफ ऑफ द स्टेट्स सेंटर के उस रूल जो नया बना रहे हैं, लॉ नया बना रहे हैं, उसके साथ एग्री कर जाएंगी, तो ऑल एग्री विद इट। ठीक है ना? तो सिंपली रूल ऑफ जुडिशरी, ये सिंपल पढ़ने वाली चीज है। थर्ड हमारा, हाउ फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड इन इंडिया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड शोर्ट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये भाई आप पढ़ते रहना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इससे। लिंग्विस्टिक स्टेट, फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है? क्रेट ऑफ, भाषा के आधार पे स्टेट बनी इंडिया में। सबसे पहली अगर हम बात करें द स्टेट्स, जो इंडिया में स्टेट जो बनी लिंग्विस्टिक उस पे बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सी स्टेट इंडिया में सबसे बनी थी? दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? एक तमिल स्टेट होती, मद्रास होता था, देखो मद्रास, मद्रास में से 2 स्टेट्स निकली, ये फ्लो चार्ट याद रखो, हेल्प आएगी। मद्रास में से एक क्या बन गया? तमिल। हम आज किसी को पूछ रहे हैं मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु था। ये भी नाडु नहीं बोला जाता, नाड बोला जाता है। जब कुछ अच्छा सीखते जाएंगे, जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे, तब हमारा रिजल्ट सक्सेसफुल आएगा। एक्सीलेंसी में ध्यान दिया करो। दूसरी कौन सी बनी? आंध्र प्रदेश। ये 1952-53 की बातें हैं। ठीक है ना? ये मैं डेट्स को ऐसे लिखता हूं, तो 53 वो वाज द ईयर जब आंध्र प्रदेश बनी। आगे चल के आंध्र प्रदेश में भी 2014 में भाषा के आधार पे स्टेट कौन सी बनी? दैट इज तेलंगाना। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 1947 से 2019 तक देखते हैं, तो 1956 में हम लोग 14 स्टेट्स के वो थे, एरिया में थे, आज 28 स्टेट्स में बन चुके हैं। बहुत सारी मेनी ओल्ड स्टेट वैनिश, न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, बाउंड्रीज नेम्स ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज। और ये जो पॉइंट है ना, एरियाज बाउंड्री, ये सारा सेंटर के पास है भाई। कुछ भी नया डिमार्केशन करना, कुछ भी नया असेंबली करना, कुछ भी वो करना, क्या नाम है, हम कहते हैं बाइफर्केशंस करनी, बाउंड्री डिजाइन करनी, ऑल द पावर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 1947 done as to ensure the people who spoke same language live in the same, created not on the basis of language but recognize different culture, एथनिसिटी। अरे ये यहाँ तक तो रुके ही नहीं लोग, लोग तो पहले क्या थे, हम लोग किस नीड पे स्टेट्स को मांग रहे थे? पता क्या हुआ? एक डिमांड राइज हुआ, स्टेट कहां पे क्रिएट होना चाहिए? स्टेट शुड क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, स्टेट शुड क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ठीक है, वो डिमांड क्या कर ली गई? मान ली गई। वो डिमांड क्या कर ली गई? वो डिमांड एग्री कर लिया गया। बाद में एक और पंगा, लोग कहने लगे 1 लैंग्वेज इज इक्वल टू 1 स्टेट। अरे भाई ऐसा थोड़ी है,
मजाक चल रहा है? एक लैंग्वेज एक स्टेट, तो इसलिए वो मना कर दिया गया। तो ये सारा उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, एथनिसिटी, ज्योग्राफी एंड ये सारा कुछ देखा गया, ठीक है ना। फिर नेशनल लीडर फेयर्ड कंक्लूजन, रीड ऑल दिस थिंग्स। ये इंडिया इन 1947 का मैप है, आपकी बुक में भी है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, सेकंड फॉर इंडियन फेडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी स्टेट्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, डिड नॉट गिव द स्टेटस, कहीं पे भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत, वाई हिंदी, वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु, यूज हिंदी, हिंदी इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज, ये प्रूफ हो गया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज, इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40%। ठीक है, डन, आगे चलें। देर आर 21 लैंग्वेजेस, यस। 8th शेड्यूल चेक करो कॉन्स्टिट्यूशन का, 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का चेक करो, उसमें कितनी भाषाएं हैं, कितनी लैंग्वेजेस को हमने वो बनाया हुआ है, उसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं, 22 भाषाएं आपकी आती हैं। यहाँ आप पंजाबी जो लिख देने ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, क्योंकि पंजाबी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ नहीं ਛੱਡਣਾ, ठीक है ना। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल बात, ठीक है जी। चलो, उसके बाद आ गया, अनलाइक श्रीलंका द लीडर ऑफ कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, बिकॉज 78% वहाँ पे लोग तमिलियन थे, वो बोलते थे अपनी भाषा। मच ऑफ द गवर्नमेंट टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। रीडिंग रीडिंग जस्ट रीडिंग, ये एक चीज़ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल पर्पस स्टॉप इन 1965 में बंद कर दिया गया था। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड एग्रीइंग द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है। सेंटर स्टेट रिलेशन बड़ा अच्छा वो है, मुद्दा है, ठीक है ना। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म स्ट्रेंथ होता रहेगा, तो उसके लिए है, ठीक है ना, कि उसमें सेंटर और स्टेट का थोड़ा सा आपस में वो बना रहेगा, एक क्या नाम है, हम कहते हैं कि बैलेंस, और एक ब्रिज बना रहेगा, कि एक ब्रिज बैरियर ना हो, कि बैरियर ही बना लें, ब्रिज होने चाहिए ताकि वो बात चलती रहे, ठीक है जी। ओके, कोई और प्रॉब्लम इसमें है? बिगिनिंग द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे होते रहे हैं, बहुत इश्यूज होते रहे हैं। इट्स नॉट टाइम टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। हाँ, ये एक एमसीक्यू यहाँ से एक रेज हो सकता है कि 1990s में एक नई स्पिरिट आई, अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ऑल दिस चेंजेस सिग्निफिकेंटली। 1919 में एक चीज नहीं आई, दैट बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोएलिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको सिंपली बोलते हैं गठजोड़। अकाली दल का पंजाब में भाजपा के साथ था, इस बार भी बीजेपी ने 2 मंत्रियों के साथ कहा, जो मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था, गवर्नमेंट एट दी सेंटर। ओके, चलो जी, कोएलिशन गवर्नमेंट, नो सिंगल पार्टी। जब एक पार्टी को क्लैरिटी नहीं मिलती, सिंगल पार्टी आई नहीं मेजोरिटी में, तो भाई फिर पावर में आना है, पावर के बिना नशा नहीं है, मजा नहीं है, कुछ है ही नहीं है। फिर तो अगली सरकार आएगी, जेल में उठा के फेंक देगी, या कुछ और भी काम कर लेगी हमारे साथ, हमको टॉर्चर करेंगे। तो एक अलायंस बनाया जाता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है ना। They lied a new culture of power sharing respect for the autonomy of state government, ये रीडिंग पर्पस है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये शायद वाजपेयी साहब की फोटो है, गुस्से में लग रहे हैं वो। चलो, उसके बाद हम जाते हैं बेसिक आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हमारा थर्ड टॉपिक आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, पैरिटी बनाने के लिए, ग्राउंड लेवल के लोगों तक, उनके लिए वेलफेयर स्कीम लॉन्च करने लिए, मनी ऑफ थिंग्स आर देयर। गांधी जी ने आर्टिकल 40 में कहा था, आर्टिकल 40 उसमें बोला जाता है गांधीयन प्रिंसिपल में, थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो उस चीज पे काम किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्बन एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है ना, और सॉरी, अर्बन इनटू म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल रूरल वो इनटू पंचायती राज। भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा तीसरा पार्ट है, उसको ध्यान से देखना। उसका फादर एक लॉर्ड रिपन है, जो कि भारत में वाइसरॉय रहे 1880 में। अगर बात की जाए पंचायती राज के जो फादर हैं, वो बलवंत राय मेहता जी, ठीक है। ओके, डन। तो ये आ गया बेसिक आइडिया, डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर पॉलिसीज, लोकेलिटीज, आइडियाज, स्पेंड मनी एंड हाउ मैनेज थिंग्स। तो ये थर्ड लेवल की बात हो रही है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना।
उसके बाद स्टेप्स टू टेकन बट लिमिटेड, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर देयर कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट्स की के इलेक्शंस होते नहीं है रेगुलरली, और लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके वो कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लोकल डिड नॉट गिव एनी पावर रिसोर्सेज टू देयर ओन, उनको सब कुछ सेंटर और स्टेट। तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कब की गई, 1992 में। उनको थर्ड टायर को प्रॉपरली एड ऑन किया गया 1992। वो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, 1974 एंड 73 अमेंडमेंट्स में इनको वो किया गया। ठीक है, डन है। चलो आगे चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ऑल ये पिछले लेक्चर को सुन सकते हो। कमीशन फॉर स्टेट इलेक्शन मैंने अभी बताया, नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट के इलेक्शन नहीं करवाता, बाकी सारे वही करवाते हैं। इसके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। पंचायत राज, ठीक है ना, इसकी भी अगर गल करें या इसकी अगर बात करें तो पंचायती राज है जो, उसका मैं बताता हूँ फ्लो चार्ट, अपने याद रखना पंचायती राज में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायती राज कौन से पार्ट में आ गया, पार्ट 9th में आ गया। ठीक है ना, आर्टिकल 243 से शुरू होते हैं और 243 तक वो तक जाते हैं। मुझे एक चीज का आंसर दो कि ग्राम सभा क्या होती है, उसका आर्टिकल है 243A, ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत फिर आता है तुम्हारा, हम बोलते हैं ब्लॉक सिस्टम, जिसको बोला जाता है सिंपली कॉल्ड एज पंचायत समिति। ठीक है ना, फिर बोला जाता है, थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा, तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, उसमें बोला जाता है, क्या नाम है यहाँ पे, कौन सा अच्छा लगेगा, ब्लैक। इसमें हम लोग बोलते हैं थर्ड नंबर पे आता है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद आता है। ये है पंचायती राज का फ्लो चार्ट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ग्राम पंचायत, इसको सिंपली क्या बोलेंगे, ये है डायरेक्टली इलेक्टेड, ये है डायरेक्टली इलेक्टेड। ब्लॉक पंचायत क्या है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इस चीज का ध्यान रखना। ये दोनों जिला परिषद भी और ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति या पंचायती समिति बनती है इनडायरेक्टली इलेक्ट होके, उनके ही मेंबर इलेक्ट करते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, इसमें गांव को जोड़ दिया जाता है, 20, 15, 18 ग्रुप्स के जो गांव होते हैं उनको एक ग्रुप बनाया जाता है ब्लॉक, तो फिर ब्लॉक्स का ग्रुप जिला परिषद में। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज पंचायती राज, जो डिसेंट्रलाइजेशन का पावर था, ठीक है, पार्ट था, सॉरी। उसके बाद पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज प्रॉपरली नोन एज ईच विलेज, उसमें होते हैं। भाई इस चीज का मतलब बताना, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा, अगर वहां पे डेफिनेशन आ गया कि व्हाट इज ग्राम सभा, तो मैं सिंपली भाषा में बताता हूं, गांव के वो लोग जो 18 या 18 साल से ज्यादा हैं, पॉइंट 1, जो वहां के रहते हुए गांव के लोग हैं और वो अपने गांव की वोटिंग में, अपना इलेक्शन में अपना वोट करेंगे। ठीक है ना, जो 18 या 18 साल से ज्यादा हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, तुम लोग नहीं हो बिकॉज यू आर बिलो 18, जब तुम लोग हो जाओगे तो भी ग्राम सभा के मेंबर होंगे। डेफिनेशन इज द मस्ट थिंग। ग्राम सभा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, किसी से पूछ लो ग्राम सभा नहीं पता, पंचायती राज को बता देते हैं कि ग्राम पंचायत जी, ब्लॉक और जिला परिषद, बट अगर क्वेश्चन की बात आ जाए कि व्हाट इज ग्राम सभा, तो वहां पे थोड़ा सा टम्बलिंग में नहीं फंसना। ग्राम सभा का मतलब है, आर्टिकल साथ में लिख देते हो ना तो मतलब हाहाकार मच जाएगी पेपर में। तो ग्राम सभा मीन्स द पीपल हु, जो लोग गांव में रहते हैं उनका उसकी गांव की वोटिंग सूची में, इलेक्टोरल सूची में नेम है और वो 18 या 18 साल से ज्यादा हैं, वोट डालने के लिए काबिल हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड एज ग्राम सभा। चलो बस अब खत्म करते हैं, ठीक है ना, ये तो रीडिंग पोर्शन है। पंचायत समिति पहले ही बता दिया, मंडल भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपका उसके बाद आएगा ऐसे ही जिला परिषद, वो आ गया। जिला परिषद आर इलेक्टेड, पर ये आपके आगे एक रिक्वेस्ट है, यहां से पढ़ने से पहले माय लॉर्ड इधर से पढ़ लेना, क्योंकि पंचायती राज के फ्लो चार्ट में बता दिया है कि ग्राम पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, ब्लॉक जो होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, जिला परिषद जो होती है वो भी इनडायरेक्टली ही होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया मेंबर ऑफ लोकसभा, एमएलएज।
सम अदर ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज और आल्सो इट्स मेंबर। तो ये आपका सिर्फ एक रीडिंग पोर्शन रह जाता है। जिला परिषद का एक चेयरपर्सन होता है, वो इलेक्टेड वन ही होते हैं, सिलेक्टेड नहीं होते। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट अर्बन एरिया एज वेल। म्यूनसिपैलिटीज, अब इसकी बात करते हैं। म्यूनसिपैलिटीज ये कौन से पार्ट में आती है? ओल्डेस्ट म्यूनसिपैलिटी 1687 में मद्रास में बनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। चलो बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद गुड बाय कर देनी है। म्यूनसिपैलिटीज भी 3 पार्ट में है। नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो म्यूनसिपल काउंसिल होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो म्यूनसिपल काउंसिल। थर्ड नंबर पे होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये कौन से पार्ट में आते हैं? ये पार्ट नंबर 9th बी में आते, ए में आते हैं। ठीक है जी। ये अर्बन एरियाज की एग्जांपल है। हमारे होते हैं ना नगर निगम, नगर काउंसिल। नगर काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल इज फॉर स्मॉल अर्बन एरिया, पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, 1,50,000 80,000, दैट्स इट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरियाज लाइक पटियाला। ठीक है ना। और नगर पंचायत का मतलब होता है जो एक एरिया रूरल से किस में ट्रांसफर हो रहा हो, मतलब वो थोड़ा सा एरिया, एक किसी भी गांव का छोटा सा एरिया, ट्रांसफॉर्मेशन टू रूरल टू अर्बन। कहां से? रूरल से थोड़ा पार्ट ऑफ एरिया वो रूरल में रूरल से अर्बन में आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नगर पंचायत। ठीक है ना। बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन कंट्रोल दिस म्यूनसिपैलिटीज, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? एट द सेम टाइम बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट क्या क्या हुए? ठीक है ना, ये आपके लिए है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। तो इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ऑल द थिंग्स प्लीज। ये दोनों सिविक्स के लेक्चर जरूर देख के जाना, आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने की जरूरत, वो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना। कोई भी हमने वो नहीं होना, हाइपर होके नहीं करना, एग्जाम विल बी इजी देयर। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, फिंगर क्रॉस। थैंक यू, सत श्री अकाल।